आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सेना में फलाना जाति के लोग 10% है, बाकी लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये आंकड़ा राहुल गांधी कहां से लाए? भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में चली जाए, कोर्ट में अच्छा कोर्ट में चली जाए ना, तो देश की जनता तय कर ले कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है, राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है, ये सच्चे भारतीय का बयान नहीं हो सकता। उसके बाद भी अगर राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की सेना को जातीय आधार पर बांटते हैं, कोई आंकड़ा नहीं है। इससे ज्यादा बेशर्म बयान नहीं हो सकता और इससे ज्यादा बेशर्मी से राहुल गांधी को डिफेंड करना नहीं हो सकता। ये जो रेजिमेंट्स बनी, ये किस आधार पर बनी और कब बनी, किसने बनाई, ये जरा देश को बताइए। नहीं, मैंने आपको कहा कि हमारे पुरखों ने बनाई। पुरखों, आपके पुरखों ने? पक्का? ये फंस गया सी है। नाम बताइए। पक्का? पक्का आपके पुरखों ने बनाई? ये जो जाति के आधार पर जो रेजिमेंट बनाने की शुरुआत हुई ना, ये अंग्रेजों ने करी। अंग्रेज किसके पुरखे थे मुझे नहीं पता। जयंत जिज्ञासु जी किसको अपना पुरखा कह रहे हैं? इनको ये भी पता कि सेना के अंदर ये बंटवारा, ये विभाजन अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करने के लिए किया था। और आज अंग्रेजों की तरह से सेना में कौन बंटवारा करना चाहता है और किस लिए करना चाहता है, ये देश की जनता को तय करना है। कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का अभी पिछले 3 दिन पहले का बयान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे पिछवाड़े में लात मारी। भारत के पिछवाड़े में पाकिस्तान की औकात है लात मारने की, लेकिन रेवंत रेड्डी की औकात है, वो ये कह सकता है कि पाकिस्तान ने भारत के पिछवाड़े में लात मारी। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है, अब कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज हम डिबेट के अंदर देखने वाले हैं कैसे टीवी एंकर अशोक श्रीवास्तव ने आरजेडी के नेता जैन को और कांग्रेस के नेता पवन पटेल को अच्छी तरीके से धोते हैं। क्योंकि कांग्रेस की जो एक नेता राहुल गांधी ने हमारे जो बिछड़े हुए जो आदिवासी संप्रदाय है, उन संप्रदाय को 10% बोला और उल्टा सीधा बोला। और उसके साथ साथ और एक चीज़ है, कांग्रेस के जो एक नेता है, उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस है तो मुसलमान है, अगर कांग्रेस नहीं है तो मुसलमान नहीं है। और उसके बाद कहीं से हमारे अशोक श्रीवास्तव ने आरजेडी के नेता जैन को धोते हैं और कांग्रेस के नेता पवन पटेल को अच्छी तरीके से धोते हैं। आज डिबेट के अंदर वही चीज देखेंगे। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। अल्पसंख्यक आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। पवन पटेल, किस तरह से इस बयान को जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, आपने जो बोला, आपके उस पे उसका उत्तर आपके उसमें था कि भाई 10% लोगों का कब्जा है। अगर ऐसा बोलने का उनका मतलब है कि 10% लोगों का उसमें वो है, तो 10% लोगों का अगर नहीं है तो आप बता दीजिए, आप कैलकुलेशन बता दीजिए। नहीं, अगर वहां पे इस टाइप का नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट को अगर वो बता रहे हैं तो बताने पे आंकड़ा उन्होंने सही दिया हुआ है। और पहले से आज चुनाव में आवाज नहीं उठाई, पहले भी इस आवाज को उठाते आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो 80% आबादी, 60% आबादी, उसके प्रतिनिधित्व को हमेशा दता बताती रही है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने चाहे ओबीसी चाहे एससी एसटी का आरक्षण का विरोध किया। अनेकों इतिहास अभी करेंगे तो मुद्दा से भट जाएगा कि कितनी कितनी सरकारों से उन्होंने सब समर्थन वापस ले लिया इन सबके खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी संघ के जमाने से देखेंगे तो आरक्षण और इन सब वर्ग के खिलाफ रही है, वो बताने का उन्होंने प्रयास किया है। और अभी आपने जो बोला बिहार के चुनाव की बात जो करी आपने, कोई डरा हुआ है, वहां काम करने वाली बाइयां डर गई, तो बट ऑब्वियसली कि डरना स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक होगा उसको मृत घोषित कर दिया जाएगा। जैसा कि बिहार के एसआईआर के बाद में कई सारी बातें हुई कि एसआईआर में किसी को जो जिंदा था उसको मरा, जो मरा था उसको जिंदा घोषित कर दिया। मरे हुए लोगों के साथ राहुल गांधी चाय पी लेते हैं, तो हर व्यक्ति के आदमी जब एसआईआर आएगा तो सबसे पहले वही मंजर दिखेगा कि मोदी जी का एसआईआर हो रहा है। एसआईआर होना चाहिए वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए, ना कि एसआईआर होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। ये जो दोहरा चरित्र है, इसलिए एसआईआर से डर रहे। बाकी हर व्यक्ति बोल रहा है कि जो गैर कानूनी ढंग से आया उसको अंदर करिए, लेकिन अंदर करने की बात मोदी सरकार नहीं कर रही है। आप ये बताइए, मोदी सरकार ने कितने लोगों को अंदर किया, कितने घुसपैठियों को निकाला? बिहार के वोटर लिस्ट में कितने घुसपैठी आए? ये जो एक डाटा है मेरे पास, उस डाटा के हिसाब से 2004 से 2013 तक 90,000 घुसपैठियों को पवन पटेल जी एक मिनट, मैं ये चाहता हूं मेरे देश के लोग देखें। राहुल गांधी ने कहा सेना में 10% लोगों का कब्जा है। क्या बताना चाह रहे हैं? सेना में वो जाति के आधार पर डिवीजन कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता ने यहां उसको जस्टिफाई कर दिया। मैं इससे पहले धनंजय जी के पास जाऊं, बाकी मेहमानों के पास जाऊं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं पवन पटेल जी आपसे। ये राहुल गांधी आंकड़ा कहां से लाए? क्या भारत की सेना में कभी जाति के आधार पर कोई जनगणना हुई है? वो कहां से आंकड़ा लाए, जरा ये देश को बता दीजिए जल्दी से। देखिए, राहुल गांधी जी ने आंकड़ा कहां से ले आया? मुझे लगता है कि आप 4 साल 5 साल 6 साल और पुराना निकालेंगे तो राहुल गांधी इसी चीज में कर रहे हैं। मैं सेना की बात कर रहा हूं।
नहीं, हाँ, कहाँ मैं से लाए सेना की आंकड़े? ये बात तो कर रहा राहुल हूं गांधी को कि बता सेना में देंगे। फलाना जाति के लोग 10% हैं, बाकी लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये आंकड़ा राहुल गांधी कहां से लाए? तो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में चली जाए, कोर्ट में पूछ ले, क्यों? आंकड़े आ अच्छा, जाएंगे सामने। कोर्ट में चली जाए ना, ओके, भारतीय जनता पार्टी भी ओके, यही बोलती, राहुल गांधी ओके, कोर्ट में चले जाए। ओके, किसी को दिक्कत होती है, आप कोर्ट में चले जाइए, आपको डाटा मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। कौन कोर्ट में जाएगा, कौन नहीं जाएगा? मुझे लगता है कि सेना को बंटवारे राहुल गांधी तो कोर्ट में जा चुके हैं, बाकी लोग जा चुके हैं। और हाँ, गए थे, भारत, हरियाणा एक मिनट चुनाव रुकिए, में कोर्ट में गए थे। अब रुकिए एक मिनट। आपने कोर्ट की बात की ना, रुकिए, मैं आपको बता दूं, रुकिए। आपने कोर्ट की अरे बात की ना, रुकिए बहुत आप। अच्छी बात है। कोर्ट में कौन रुकिए, जाएगा कौन नहीं जाएगा ये पार्टियां तय करें, मेरा काम नहीं है ये सब तय करना। लेकिन मैं जी, आपको जी। सिर्फ मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी को देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि कोई सच्चा भारतीय इस तरह के बयान नहीं दे सकता। सच्चा भारतीय, राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने सवाल प्रश्न चिन्ह लगाया था। उसके बाद भी अगर कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता बेशर्मी के साथ भारत की सेना को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं, न्यायपालिका को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमारी नागरिकता पर, हमारे भारतीय होने पर सवाल उठाया जाता है, तो यह देश की जनता तय कर ले कि अगर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है, राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है कि एक सच्चे भारतीय का बयान नहीं हो सकता, उसके बाद भी अगर राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की सेना को जातीय आधार पर वो बांटते हैं, कोई आंकड़ा नहीं है। आज तक आजाद हिंदुस्तान में भारतीय सेना का कोई जातिगत जो है जनगणना नहीं हुई। उसके बावजूद राहुल गांधी पता नहीं कहां से, अमेरिका से या ब्रिटेन से या श्रीलंका से, पाकिस्तान से, कहां से आंकड़ा लाते हैं और बेशर्मी से खड़े होकर कहते हैं कि 10% लोगों का सेना पर कब्जा। इससे ज्यादा बेशर्म बयान नहीं हो सकता और इससे ज्यादा बेशर्मी से राहुल गांधी को डिफेंड करना नहीं हो सकता। आपने सुना, वो कह रहे हैं आप कोर्ट में चले जाओ। राहुल गांधी तो ऐसे बयान देंगे कि सेना पर 10% लोगों का कब्जा है, वो तो कहेंगे। आप चले जाइए कोर्ट, आपको आपत्ति है तो बोलिए। अशोक जी, कहनी है एक बात हमें मुल्क के रहनुमाओं से, संभल के रहना घर के भीतर छुपे हुए गद्दारों से। जब दल की बात आती, देश की बात आती है तो हम दल को किनारे रख देते हैं। मैं अभी भाजपा या कांग्रेस या किसी की बात नहीं कर रहा, और आसान नहीं है कांग्रेसी होना। बहुत बहुत जमीर को मारना पड़ता है, बहुत जमीर को मारना पड़ता है। एक पार्टी जो एक 5 पीढ़ियों से एक परिवार की पोच बनी हो, उस पार्टी को डिफेंड करना कितना जमीर को मारना पड़ता होगा एक कांग्रेसी होने के लिए, कांग्रेस प्रवक्ता लिखवाने के लिए। यह मैं महसूस कर सकता हूं कि जब देश के सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायालय पर, आप देश की सुरक्षा एजेंसी पर, देश की सेना पर सवाल उठाए और उसको भी डिफेंड करने चला है, तो वो गद्दारी में उनका भी बराबर का हाथ है। जयचंद मीर जाफरों की नई एक मिनट जयचंद और मीर एक मिनट, पवन पटेल बीच में नहीं बोलेंगे आप, 1.5 मिनट पहले बीच में नहीं बोलेंगे आप। जयचंद और मीर जाफरों की यह नई श्रृंखला है। और भारत तो कभी हम नहीं हारे, कभी किसी से भी। हम हमेशा हारे हैं छल छंदों से, इस जयचंदों से, मीर जाफरों से। और दूसरी बात, सेना की बात करें, सेना पर तो उनको तब भी सोचना चाहिए था जब इस देश में आजाद भारत का पहला घोटाला सेना का जीप घोटाला हुआ था, और उसको सदन में किसने उठाया था? खुद राहुल गांधी के दादाजी ने उठाया था सदन में, जिसके कारण इस्तीफा देना पड़ा था उस समय के रक्षा मंत्री को। कम से कम अपने दादा से ही कुछ सीख लेते, उन्हीं के कब्र पे जाके, उन्हीं के सेमेट्री पे जाके सजदा करते। और इस देश को जिस ढंग से बांटा जिन्ना और जवाहर ने धर्म के आधार पर बांटा, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को बांटा अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को दीमक की तरह चाहता है। आवाज बंद करिए, इनकी आवाज बंद करिए। एक मिनट, पवन पटेल की आवाज, पवन पटेल की सबकी आवाज बंद करिए। पवन पटेल, आपने धनंजय गिरी जी के बीच में बोला शुरुआती 1.5 मिनट में, इसलिए मैंने उनको 1.5 मिनट से 10 सेकंड ज्यादा दिए। अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं ये भी ताकत रखता हूं, मैं आपको चुप कराने की भी ताकत रखता हूं। इसीलिए डिबेट करेंगे तो तरीके से, आपको मेरे साथ डिबेट करनी है, बीजेपी के साथ डिबेट करनी है, जरूर करिए, लेकिन बीच में इस तरह से मत बोलिए। शुरू के 1.5 मिनट आपने भारत की सेना को बांटने का बयान दिया, उसके बावजूद कोई नहीं बोला। वो गद्दारी वाला बयान था, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन देश की जनता कहेगी वो गद्दारी वाला बयान है। भारत की सेना को बांटना गद्दारी नहीं तो क्या है? धर्म के आधार पर भारत की सेना को जाति के आधार पर। अब रुकिए, मैं आऊंगा, पहले मैं जयंत जिज्ञासु जी के पास जा रहा हूं। जयंत जिज्ञासु जी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आप कैसे देखते हैं ये बयान? देखिए, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और हम सब लोग इसकी अवधारणा को और ज्यादा मजबूत करने के पक्षधर लोग हैं। और हम लोगों ने सरकार को इस देश में 4-4 बार चलाया, और हम लोगों के नेता मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री भी रहे। तो हमारा तो यह सबसे बड़ा कंसर्न है आज की तारीख में कि किसान और कमेरे वर्ग के नौजवान जो सीमा पर सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं, उन लोगों के साथ कौन ताकतें आज खिलवाड़ कर रही है।
और सरकार में बैठने वाले लोगों ने कितना असंवेदनशील फैसला लिया अग्निवीर के नाम पर, और उनको 4 वर्ष में ही रिटायर, भरी जवानी में रिटायर होना पड़ता है। तो देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता को सबसे ज्यादा खतरा इस तरह के अविवेकी और अदूरदर्शी फैसले से है। और हमने देखा है कि पिछले वर्षों में अपर्याप्त बहाली हुई, उससे नुकसान इन लोगों को हुआ। धनंजय गिरि जी रुकिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, इनकी बात पूरी होने दे। जी बोलिए धनंजय गियासु जी। जी मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी का एक मिनट बोलूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, रुकिए 1 मिनट। जी तो कन्नी काट के भाग रहे हैं। बोलिए। अग्निवीर जैसी योजना को मेरे ख्याल से कूड़ेदान में डाला जाना चाहिए। और पिछले 3 सालों में 1,80,000 लोगों की भर्ती ही नहीं हो पाई। और आप जिस बयान राहुल जी के बयान की बात कर रहे हैं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि कोई भी महकमा हो, लंबे समय से अही रेजिमेंट की मांग है, लेकिन हम लोगों के पुरखों ने उन जो भी कौम के लोग हों, सामाजिक समूह के लोग हों, उनकी बहादुरी के हिसाब से कभी जाट रेजिमेंट है, वहां राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, गोरखा राइफल्स है, मराठा लाइट इन्फेंट्री है, नागा रेजिमेंट। आप इसको क्या कहेंगे? और अगर कोई प्रतिनिधित्व का सवाल उठा रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है? क्या आप मानते हैं कि इस देश के कमजोर वर्ग के, शोषित, उपेक्षित, उपासित, लांछित समूह के लोगों में बहादुरी नहीं है? उनके अंदर देश की सेवा का जज्बा नहीं है? क्या उनको नहीं मौका दिया जाना चाहिए? और एवरी वॉक ऑफ लाइफ, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, लेजिस्लेचर हो, चाहे ये खबर पालिका, संवाद पालिका हो जहां आप बैठे हुए हैं, क्या सारे वर्ग के लोगों का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? इसमें कौन सी बात आ गई? आप तो असली देशभक्त, नकली देशभक्त का डिबेट ले आए यहाँ पर। जैन जी अशोक श्रीवास्तव जी से कम देशभक्त है क्या राहुल गांधी जी? जैन जी सुनिए ना, आपसे कम देशभक्त है जैन जिज्ञासु क्या? जैन जिज्ञासु जी एक सवाल, हम तो आपको भी देशभक्त कहते हैं, धनंजय जी को भी देशभक्त कहते हैं, और हम भी हैं। इस मिट्टी से हमको लगा, हम इसकी हिफाजत करना चाहते हैं। जैन जिज्ञासु जी एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं अग्निवीर पर। आज आप अग्निवीर का मुद्दा उठाइए, आप राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बिहार चुनाव में भी अग्निवीर का मुद्दा उठाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उठाइए। हम एक दृष्टि रख रहे हैं। मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैंने कहा आप अग्निवीर का मुद्दा बिहार में भी चुनाव में उठाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने अग्निवीर के खिलाफ इस देश में कैसे कैसे हुआ, किस तरह से अग्निवीर के खिलाफ ट्रेनें जलाई गई, सब कुछ वो सब देश ने देखा। और उसके बाद अग्निवीर में आज कौन कौन लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो सब देश की जनता तय करेगी। मेरा सवाल, इतना अधीरता नहीं, मेरा सवाल हो जाए तो मैं फिर से कह रहा हूं, अग्निवीर आप उठाना स्वतंत्र है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि जो आपने तमाम रेजिमेंट्स की बात करी, अब आपसे मेरा सवाल है, ये जो रेजिमेंट्स बनी, ये किस आधार पर बनी और कब बनी, किसने बनाई, ये जरा देश को बताइए। नहीं, मैंने आपको कहा कि हमारे पुरखों ने बनाई। आपके पुरखों ने? पक्का? ये फंस गया सीएम। नाम बताइए। पक्का? नहीं, हम पक्का आपके पुरखों ने बनाई? जैन जिज्ञासु जी, भाई मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये देश कोई 200 साल पुराना नहीं है ना। ये ब्रिटानी हुकूमत। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। जयंत जिज्ञासु जी ने कहा कि सेना में जो मराठा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, ये हमारे पुरखों ने बनाई। तो मैं देश को बता देता हूं कि इनके कौन से पुरखे थे जिन्होंने बनाई। ये जो जाति के आधार पर जो रेजिमेंट बनाने की शुरुआत हुई ना, ये अंग्रेजों ने करी। अंग्रेज किसके पुरखे थे मुझे नहीं पता। जयंत जिज्ञासु जी किसको अपना पुरखा कह रहे हैं कि जिन्होंने मराठा रेजिमेंट बनाई? मराठा। और जानते हैं ये क्यों बनी है रेजिमेंट? ये भी सुन लीजिए, ये रेजिमेंट इसलिए बनी जब 1857 में सेना के अंदर विद्रोह हुआ तो बाकायदा ब्रिटिश हुकूमत ने, सर ऐसे हाथ हिलाने से नहीं, थोड़ा सुनिए, ज्ञानवर्धन होगा। 1857 में जब अंग्रेजों के जब विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह के बाद बाकायदा अंग्रेजों ने यह सोचा कि हम इस तरह से जाति के आधार पर बांट करके रेजिमेंट्स बनाएं ताकि जो लड़ाकू जातियां हैं उनको हम किस तरह से अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। सिर्फ इसलिए अपने कंट्रोल में रखने के लिए अंग्रेजों ने जाति के आधार पर मराठा रेजिमेंट और तमाम रेजिमेंट बनाई। ये सच है, ये ज्ञान नहीं है किसी को, बस बोलना है, हाथ हिलाना है, पर्चा लिखकर आएंगे दफ्तर से अपना और वो पर्चा लेकर ज्ञान देना है। सुनना कुछ नहीं है, इतिहास पढ़ना कुछ नहीं है, और कहेंगे हमारे पुरखों ने जो है सेना में ये जाति के आधार पर बनाए थे, इसलिए अब भी जाति का, सेना के आधार पर जाति को बांट दो, देश जाए भाड़ में। ये इन लोगों की सोच है। इनको ये नहीं पता कि सेना के अंदर यह बंटवारा, यह विभाजन अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करने के लिए किया था। और आज अंग्रेजों की तरह से सेना में कौन बंटवारा करना चाहता है और किस लिए करना चाहता है, यह देश की जनता को तय करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
अभी जैसे अग्निवीर की बात चल रही, तो अग्निवीर में क्या हुआ, तो इनके मंत्री विजय जो कैलाश विजय वर्गीय जी है, उन्होंने अभी आपने बयान सुना है, अब मैं बयान सुनाऊंगा तो आप नहीं सुनाइए सुनेंगे। सुनाइए, मुझे दिक्कत नहीं है, कैलाश विजय वर्गीय ने बोला था कि हम सुनाइए। अपने भाजपा दफ्तर के पीछे उनको नौकरी देंगे, उनको वरीयता देंगे। इनके मंत्री विजय शाह ने बोला सोफिया कुरैशी जी के बारे में कैसे अनर्गल टिप्पणी की थी, लेकिन आज जो मंत्री बना वो सुप्रीम कोर्ट के हड़काने के बाद भी आज वो मंत्री बना हुआ है। लेकिन मंत्री इनके उप मंत्री विजय देवगड़ा ने बोला था इसी तरह के पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, ये सेना का सम्मान है, ये मोदी जी की चमची है क्या, इसको क्या कहेंगे आप? ऐसे कोई उप मुख्यमंत्री बोल सकता है कि पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है? ये जवाब देना चाहिए, लेकिन नहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बोल रही इसलिए बहुत अच्छा बोल रही। ये जो दोहरा मापदंड है, हमें निवेदन उसमें है कि आपत्ति है। जो एसआईआर की बात हो रही, मैं कहता हूँ एसआईआर हो, जो यहाँ का नागरिक नहीं है उसको अंदर करो, लेकिन एसआईआर इस हिसाब से मत मेरा करो। आज का मुद्दा एसआईआर नहीं है, मेरा आज का मुद्दा सुनिए, मेरा आज का मुद्दा एसआईआर नहीं है। पवन पटेल जी सुनिए, पवन पटेल जी 1 मिनट सुनिए। पवन पटेल जी, मेरा आज का मुद्दा जो है एसआईआर नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। आप एसआईआर पर डिबेट करना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सेना को बयानों को लेकर डिबेट करना चाहते हैं, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर मुझे जो है आपने कहा बयान, बिल्कुल उसका जवाब जो है धनंजय गिरी को देना होगा जो आपने बयान उठाया। लेकिन फिर मैं आपको, अगर आपको बयान सेना को लेकर आपकी तरफ से क्या क्या बयान दिए गए थे अगर मैं गिनवाना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है इस पर मुझे 2 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा, और मैं बिल्कुल इतिहास में नहीं जाता, बिल्कुल इतिहास में नहीं जाता। 2 दिन पहले के बयान की जाता हूं। रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का अभी पिछले 3 दिन पहले का बयान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे पिछवाड़े में लात मारी। भारत के पिछवाड़े में पाकिस्तान की औकात है लात मारने की, लेकिन रेवंत रेड्डी की औकात है वो ये कह सकता है कि पाकिस्तान ने भारत के पिछवाड़े में लात मारी और हमने कुछ नहीं किया। ये रेवंत रेड्डी का 3 दिन पुराना बयान है। मैंने अगर ऐसे बयान निकालने शुरू करे तो आपको अपना मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप बयान ले सकते हैं, आप बिल्कुल लीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप बीजेपी से ले लीजिए इस मुद्दे पर, लेकिन अगर आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सेना को लेकर आप लोगों के मन में बड़ा सम्मान है, तो मैं ऐसे ऐसे बयान निकालूंगा आपके लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। भागते फिरेंगे आप, भागते फिरेंगे आप, फिर से बता रहा हूं मैं। हमारी क्या मजाल है कि मैं आपके सामने कुछ दिखाने का नहीं, आप दिखाइए ना, मुझे दिखाइए, मुझे मैंने कहा रेवंत, अच्छा मुझे बता दीजिए रेवंत रेड्डी का बयान ठीक है, 3 दिन पहले का बयान, 3 दिन मैं इतिहास में नहीं जाता, मैं इतिहास में नहीं जाता पवन पटेल। 3 दिन पहले रेवंत रेड्डी का बयान ठीक है, पाकिस्तान ने भारत के पिछवाड़े पे लात मारी, और बोलिए तो मैं सुना दूं बयान, और बोलिए तो मैं सुना दूं बयान। ट्रंप के दबाव में मोदी जी पिछवाड़े में लात मारी पाकिस्तान ने भारत के पिछवाड़े में लात मारी। ये पवन पटेल किस तरह की बेवकूफाना बात कर रहा है, जब हम उनके पिछवाड़े में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के पिछवाड़े में लात मारी। अब सुनिए, अब मैं आपको एक बयान और सुनवाता हूँ, रेवंत रेड्डी का एक और नमूना दिखाता हूँ, और उसके बाद बिहार में इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी का बयान सुनिए, हाजिम साहब, हाजी नाजिम खान जी सुनिएगा, और साथ साथ बाकी लोग भी सुने। रेवंत रेड्डी का एक और बयान सुनवाता हूं, ये आज का बयान है, और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आज बिहार से नहीं भागना चाहता था, मैं आज एसआईआर से भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन आज राहुल गांधी ने सेना के डिवीजन को लेकर जो बयान दिया, उस डिवीजन के बयान के कारण मुझे लगा देश को दिखाना चाहिए ये कौन लोग हैं जो भारत की सेना का जाति के आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी का एक बयान, ताजा बयान सुनिए, ये आज का बयान है, सुनिए जरा। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। तो रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कांग्रेस है तो मुसलमान है, और कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, कांग्रेस नहीं है तो इस देश के मुसलमान कुछ नहीं है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो दोस्तों? आप लोगों ने देखा कैसे अशोक श्रीवास्तव ने आरजेडी के नेता जैन को एवं कांग्रेस की नेता पवन पटेल को अच्छी तरीके से धोते हैं, क्योंकि ये तो एक देश के साथ गद्दारी करते हैं। जो आरजेडी के नेता और कांग्रेस के जो जितने भी नेता है सब देश के ऊपर गद्दारी करते हैं। और एक चीज देखिए, हमारे हिंदू समाज को जात पात में बांटते रहते हैं, और एक तो नेता ये भी कहती है कि हिंदू अगर जो कांग्रेस है तो मुसलमान है, अगर कांग्रेस नहीं है तो मुसलमान नहीं है। तो ये तो करा, और उसके साथ साथ हमारा हिंदू समाज को जाति में बांट के रख दिया। ये तो जात पात के चक्कर में वोट ले रही है। अगर हिंदू एक हो जाते तो ये तो जानते हैं, अगर हिंदू एक हो जाए तो इनको वोट नहीं मिलेगा, और अगर हिंदू ना एक हो, जात पात में बांट दिया जाए तो हिंदू का वोट मिल जाएगा। तो ऐसे ही करके ये लोग वोट ले लीजिए, और एक तो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हिंदू के साथ भी गद्दारी करे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।